बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर 2 से बनने वाले लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तीव्र गति से मैं इन प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही कम समय में संपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास भी रहेगा, यानी 200 प्रश्नों को मैं 1 घंटे के अंदर ही एक प्रकार से या उससे भी कम समय में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग जो है थोड़ा सा, चूंकि इससे पहले कई मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा, ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। तो ये अगर आप देख लेंगे, देखें कल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर भी लगा हुआ है लोक साहित्य का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाकी विश्वविद्यालयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप ये देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। ठीक है, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। देखिए बैसाखी पंजाब से संबंधित है, दशहरा कुल्लू से रिलेटेड है, होली आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, पोंगल उड़ीसा से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है इनमें से। देखिए सही सुमेलित इनमें से कौन सा, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाई जाती है, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिहू आपका असम में मनाया जाता है। ठीक है, बिहू लोक नृत्य कहाँ का है, असम में है। बिहू लोक नृत्य कहाँ का है भैया, तो बिहू जो है आपका ये असम का है लोक नृत्य। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, परीक्षा में यही प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, कीकी, ये सब आपका पंजाब से रिलेटेड हैं। ये बात भी ध्यान रखिए। गरबा, ये सब आपका गुजरात का गरबा हो गया। भाखा छकरी जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, लोक नृत्य हैं। ठीक है, बिहू हो गया आपका असम से है। बिहू गीत शैली भी एक है, बिहू कीर्तन गर्भ कर्मा, ये सब असम से रिलेटेड है। ठीक है, बिहू नृत्य हो गया, मतलब लोक नृत्य भी है बिहू। इसके अलावा कुचिपुड़ी हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में तमाम प्रकार के जो है रासलीला, कथक, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है अछरी, नागराज, घड़ियाला, ये सब लोक नृत्य कई प्रकार के हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से, तो मैं मॉडल पेपर जब बता रहा था तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास नहीं करूँगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखें दीपावली, होली, ये सब उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस त्यौहार है। लाई हरोबा और बिहू की बात की तो पूर्वी भारत में फेमस है, बिल्कुल हाँ, पूर्वी भारत में असम वगैरह में फेमस है। पोंगल ओणम की अगर बात की तो दक्षिण भारत से संबंधित है। बैसाखी ये पश्चिम भारत, बैसाखी उगादी ये आपका पश्चिम भारत से संबंधित है। ये थोड़ा सा उतना करेक्ट नहीं, तो इसका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैसाखी आपका पंजाब से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संस्कृति और समाज की सतही विशेषताओं से कौन चिंतित था। बताएं, संस्कृति और समाज की सतही विशेषताओं से चिंतित कौन थे। इतिहासवादी और नव इतिहासवादी, प्रकारवादी जो ब्रिटिश परिदृश्य पर हावी थे, और ऐतिहासिक भौगोलिक विद्यालय, ये सभी लोग जो है संस्कृति और समाज की सतही विशेषताओं से चिंतित रहा करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, लोक कथाओं के अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है। लोक कथाओं के अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है भाई, देखिए मौखिक परंपराएं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि लोक कथाएं मौखिक परंपराओं में होती हैं। लोकगीत पाठक, मतलब लोकगीत पाठ के लेखक कौन है। लोकगीत पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकगीतों की भाषा कैसी होती है, लोकगीतों की जो भाषा होती है वो आम बोलचाल की भाषा होती है, सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकगीत शास्त्रीय संगीत के किस मायने से भिन्न होते हैं, तो लोकगीत शास्त्रीय संगीत से सोच, ताजगी और लोकप्रियता में भिन्न होते हैं, सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कई प्रश्न, कई परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है कई यूनिवर्सिटीज़ में। अगला प्रश्न, लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है। लोकगीतों की रचना में स्त्रियों का विशेष योगदान है, इसका बा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बंगाल का लोकगीत है। बंगाल का लोकगीत कौन सा है, तो बाउल जो है आपका बंगाल का लोकगीत है। ठीक है, बाउल कहाँ का है, बंगाल का लोकगीत है। इसके अलावा आप देखेंगे जो है राय बंसी, ढाली, काठी, झूनर, ठीक है, कीर्तन, धमाइल, बरन, ये सब भी आप देखेंगे वहीं से है। ठीक है, बंगाल में भटियाली, कीर्तन, चटका, जात्रा, बाउल, ठीक है, सारी बाउल, ये सब। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इस प्रश्न को भी आप मतलब कि इस वीडियो को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रश्न अगर आप लोग पहली बार इन प्रश्नों को देख रहे हैं या फिर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है लोक संस्कृति को लेकर के। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भैया कि लोक संस्कृति का धर्म तत्व से घनिष्ठ संबंध है। लोक संस्कृति के प्रमुख लोक तत्व एनिज्म, एंसेस्टर वर्शिप तथा मैजिक आदि आदि मूल विश्वास धर्म की मूल प्रवृत्तियां हैं। लोक संस्कृति के द्वारा ही धर्म को सरलता से समझा जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी है बताएं। यह परिभाषा किसने दी, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। लोक संस्कृति की परिभाषा ये किसने दी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो लोक संस्कृति की परिभाषा ये किसने दी है, सभी लोग बताइएगा भैया। लोक संस्कृति की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, किस विद्वान ने दिया है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ए ऑप्शन डॉक्टर उप्रेती का एक कथन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईस्टर्न बंगाली बैलेट्स नामक लोक गाथाओं को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ईस्टर्न बंगाली बैलेट्स नामक लोक गाथाओं को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो ये प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा भैया, डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन के द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वीर गाथाओं, प्रेम गीतों एवं पहेलियों पर W.T. डेम्स द्वारा लिखित संग्रह पॉपुलर पोइट्री ऑफ बिल्लो चीज नाम के शीर्षक के साथ कब प्रकाशित हुआ। तो ये कब प्रकाशित हुआ था भैया, ये आपका कब प्रकाशित हुआ, सभी लोग बताएं। ये आपका प्रकाशित हुआ था बिल्कुल 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कब प्रकाशित हुआ, 1907 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खड़ी बोली को और किस नाम से संबोधित किया जाता है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं खड़ी बोली को भैया, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा बताए बांगरू क्या है, बांगरू भी एक बोली है। बांगरू क्या है, बांगरू पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। इसके अलावा इनमें से क्या है, हरियाणवी बोली को ही बांगरू कहा जाता है। ये पश्चिमी हिंदी की बोली हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ठीक है, और कौरवी यानी खड़ी बोली, ये आपकी 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। अगला प्रश्न, बघेली के अन्य नाम में सम्मिलित है। बघेली एक बोली है, पूर्वी हिंदी की एक बोली है बघेली। इसके बघेली की अगर बात की है तो केवोत, रिमही और गंगाई ये बघेली को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, पूर्वी संभलपुर के पास छत्तीसगढ़ी भाषा को किस नाम से जाना जाता है, बताएं। तो पूर्वी संभलपुर के पास छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं लरिया के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मालवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताएं। मालवी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आवंती नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैथिली हिंदी प्रदेश की किस उप भाषा की एक बोली है। देखें हिंदी की 5 उप बोलियाँ हैं। पहली है आपकी बिहारी हिंदी, दूसरी है मतलब बिहारी हिंदी, देखिए वैसे मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। 5 जो उपभाषाएँ हैं हिंदी की, पहली है आपकी एक बिहारी हिंदी हो गई, एक पूर्वी हिंदी हो गई, इसके अलावा तीसरी आप लिख सकते हैं पश्चिमी हिंदी, चौथी राजस्थानी हिंदी और 5वीं पहाड़ी हिंदी। तो जो आपकी पूर्वी हिंदी है इसकी 3 बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियाँ हैं, कौन कौन सी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। इसके अलावा आपकी पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियाँ हैं आपकी, जो है नेपाली, कुमायूनी और गढ़वाली। इसके अलावा जो पश्चिमी हिंदी इसकी 5 बोलियाँ हैं, कौन कौन सी, 5 बोलियाँ इसकी कौन कौन सी हैं। इनकी 5 बोलियाँ जो हैं, पहली है हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं, दूसरी है ब्रजभाषा, ठीक है, तीसरी है बुंदेली, चौथी है कन्नौजी और 5वीं है खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, ये बात ध्यान। तो 5 बोलियाँ उसकी हैं। और अगला जो है आपका राजस्थानी, उसकी 4 बोलियाँ हैं, ठीक है, 4 बोलियाँ हैं जिनमें जो आपकी मेवाड़ी मतलब कि मेवाड़ी सॉरी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और हड़ौती ये सब बोली उसकी है राजस्थानी की, ठीक है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बघेली बोली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है भैया, इनमें से रांची, जबलपुर, जोधपुर या सिलगुड़ी किस में बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जबलपुर में बोली जाती है बघेली, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। ब्रजभाषा देखें, अयोध्या अवधि का केंद्रीय क्षेत्र है, द्वारका जो है आपका ब्रजभाषा का एरिया है, ठीक है, मथुरा आपका पड़ेगा ब्रजभाषा का, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मथुरा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, निबट्टा इनमें से किसकी उप बोली है। निबट्टा किसकी उप बोली भैया, निबट्टा जो है बघेली की उप बोली है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कौरवी का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली है। अवधी और बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं।
कौरवी और बघेली ये आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये 3 आपकी अवधी मतलब किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की हैं। अगला प्रश्न है, अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ, सॉरी, पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अलावा बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, यह बात ध्यान रखेंगे। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, बताएं। ब्रज भाषा का विकास अगर पूछेगा तो चूंकि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के जो है एरिया में आती है, पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, तो इसीलिए ब्रज भाषा जो है ये आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से होगी, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लोक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। लोक शब्द के बारे में पूछा गया। लोक शब्द जो है, लोक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लोक शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई भैया, सभी लोग बताएंगे। तो लोक शब्द जो है संस्कृत, उर्दू, अवधी या हिंदी, तो लोक शब्द किससे बना हुआ है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो लोक शब्द की जो उत्पत्ति हुई भैया किससे हुई है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, संस्कृत से हुई है। लोक दर्शने धातु से, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोक शब्द कितने अर्थकोश में मिलते हैं? लोक शब्द के कितने अर्थकोश, मतलब कि अर्थ शब्दकोश में मिलते हैं? तो लोक शब्द के कई अर्थ मिलते हैं शब्दकोश में, डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 7 अर्थ मिलेंगे लोक के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जो लोग संस्कृत अथवा पारिष्कृत वर्ग से प्रभावित ना हो करके अपनी प्राचीन स्थिति में रहते हैं वे लोक होते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है, बताएं फटाफट से आप बताएंगे। तो यह परिभाषा दी है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य शब्द के लिए अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बताएं, साहित्य शब्द के लिए अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लिटरेचर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आचार्य आनंदवर्धन द्वारा स्वीकार किए गए कथा के 3 भेदों में क्या शामिल नहीं है? आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान हैं आचार्य आनंदवर्धन। इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने धर्म कथा एक प्रकार से इनके भेदों में शामिल नहीं है, कथा के परिकथा, सकल कथा और खंड कथा शामिल है, धर्म कथा नहीं शामिल है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोक साहित्य को हम इनमें से किस नाम से संबोधित करते हैं? तो लोक साहित्य को हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं इनमें से, बताएं। वैशिष्ट साहित्य, मौखिक साहित्य, वांग्मय साहित्य या अभिव्यंजना साहित्य? तो लोक साहित्य को क्या कहते हैं भैया? लोक साहित्य को हम लोग कहते हैं वांग्मय साहित्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, लोक साहित्य को क्या बोलते हैं? लोक साहित्य को आप मौखिक साहित्य बोलते हैं, मौखिक साहित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक साहित्य को मौखिक साहित्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी नाट्य परंपरा के मूल स्रोत का यह जन नाटक ही है जो स्वांग आदि के नाम से प्राचीन रूप से अब तक विद्यमान है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन पूछा गया है परीक्षा में, इसको कहा था दशरथ ओझा जी ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में यही सब प्रश्न आते रहते हैं। देखें, भवाई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? बताने का प्रयास करेंगे। भवाई, बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। भवाई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? तो भवाई जो है भैया किस राज्य का है, फटाफट से आप बताएंगे। तो भवाई आपका किसका है? बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी गुजरात का है भवाई, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत, असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत हैं बिहू लोकगीत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोकगीत को ग्राम्य गीत कहकर के किसने संबोधित किया? तो लोकगीत को ग्राम्य गीत कहा था किसने भैया? डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 12 मासा तथा कजरी लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? 12 मासा और कजरी गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 100% प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लोकगीत हमारे जीवन विकास के इतिहास हैं, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है किसने? डॉक्टर तेज नारायण लाल ने कहा कि लोकगीत जो होते हैं हमारे जीवन विकास के इतिहास होते हैं। किसने कहा है इसको? इसको कहा है डॉक्टर तेज नारायण लाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संकलन के आधार पर लोकगीतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो संकलन के आधार पर लोकगीतों को
9 भागों में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा में चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार को क्या कह करके संबोधित किया जाता है? तो कांगड़ा में चूड़ाकर्म या फिर एक प्रकार से मुंडन संस्कार को क्या बोलते हैं? तो वहां पर उसको बोलते हैं जमालू। क्या बोलते हैं? जमालू बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जमालू आप जैसे नाम सुने होंगे तो ऐसे एक गाना आपको याद आ रहा होगा उसका, जो मूवी बनाए थे अभी रणबीर कपूर और उनका क्या नाम है, जो बहुत ज़्यादा जो है पैसा वैसा कमाई थी, जिस मैं भी देखने चला गया था, मुझे बाद में पता चला कि भाई इसमें तो बड़ा वायलेंस दिखा दिए। अगला प्रश्न, छौमासा क्या है बताएं? छौमासा क्या है भैया? छौमासा का है? छौमासा ऋतु संबंधी गीत है। छौमासा वैसे दिखाते हैं कि भाई छौमासा, छौमासा यानी 6 मास, 6 महीना। तो छौमासा क्या है? ऋतु संबंधी गीत है ये। ठीक है, इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छौमासा जो होता है ये ऋतु संबंधी गीत है। अगला प्रश्न है, गोपी ठाकुर किस जाति विशेष द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है? गोपी ठाकुर जो है ये बढ़ई जाति द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोक गाथा संगीत व नृत्य मिश्रित ऐसा गे रूप है लोक गाथा। संगीत व नृत्य मिश्रित ऐसा गे रूप होता है लोक गाथा जो सामूहिक रूप से गाया जाता है। यह परिभाषा लोक गाथाओं की किसने दी है? यह परिभाषा लोक गाथाओं की किसने दी भैया? यह परिभाषा दी है किसने? रॉबर्ट ग्रेव्स ने दी है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ग्रेव्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चट्टा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? चट्टा लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य माना जाता है चट्टा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चट्टा जो होता है कहाँ का लोक नृत्य है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा बताएं, मटका कहाँ का है? मटका राजस्थान का है। ठीक है, थाली जैता ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। चौफुला झुमका। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। चलें भाई, बिल्कुल। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, बातचीत ना करो यार, बातचीत ना करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। गौरीचा क्या है बताएं? गौरीचा क्या है भैया? गौरीचा क्या है फटाफट से आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरीचा जो है आपका ये लोक नृत्य है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। सनातन धर्म में मुख्यतः संस्कार बताए गए 16 संस्कार। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ओके, आगे आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बढ़िया प्रश्न है इस एग्जाम की दृष्टि से, देखिएगा। प्रश्न है, प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि जो फोकलोरिस्टिक्स एंड इंडियन फोकलोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को किसने लिखी है? फोक लोरिस्टिक्स एंड इंडियन फोकलोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संयुक्त रूप से पुस्तक लिखी गई है। इसको पीटर जे क्लास और फ्रैंक जे कोरोम ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकगीत अध्ययन के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण क्या है? लोकगीत अध्ययन के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण जो है वो संरचनात्मक, मानवीय, शास्त्रीय और ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विशेष समूह के लोगों का व्यवहार कहलाता है? विशेष समूह के लोगों का व्यवहार संस्कृति कहलाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वाक्यांश शब्द मतलब कि संवादात्मक शैलियां का तात्पर्य क्या है? संवादात्मक शैलियों का क्या तात्पर्य है? संवादात्मक शैलियों में कहावत, पहेली और चुटकुले शामिल होते हैं। सी मतलब इसका दा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेटा लोकगीत से क्या तात्पर्य है? मेटा लोकगीत से का मतलब होता है लोक के परिप्रेक्ष्य में लोक कथाएं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। मौखिक कला से क्या तात्पर्य है? मौखिक कला का मतलब क्या होता है? मौखिक परंपराएं। ठीक है, मौखिक कला से क्या तात्पर्य होता है? लोकगीत। मौखिक कला लोकगीत ही होती है, बिल्कुल। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर को लोकगीत, मौखिक परंपराएं भी इसका हो सकता है। अगला प्रश्न है, मार्फोलोगिया स्काउवर्की का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मार्फोलोगिया स्काउवर्की का अनुवाद किया था लॉरेंस स्कॉट ने अंग्रेजी में।
ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोती फेम शब्द को लोक कथाओं के अध्ययन में पेश किया गया कब? बताएं, मोती फेम शब्द को लोक कथाओं के अध्ययन में पेश किया गया एलन डंडस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लोकगीत शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो लोकगीत जो शब्द है किसके द्वारा गढ़ा गया था? हंस मोजोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैसे तो 1846 में जॉन थॉमस ने भी लोकगीतों के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, पंजाब का लोक नृत्य क्या है? पंजाब का लोक नृत्य इनमें से कौन सा? भांगड़ा। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहला जो है ISFNR सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पर? मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गंभीरा कहाँ का प्रचलित लोक नाट्य है? बताएं, गंभीरा जो है कहाँ का प्रचलित लोक नाट्य है? तो गंभीरा जो है कहाँ का प्रचलित लोक नाट्य है? बिहार, राजस्थान, बंगाल या मध्य प्रदेश? बताइएगा। तो गंभीरा जो है कहाँ का प्रचलित लोक नाट्य है? बंगाल का प्रचलित लोक नाट्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कीर्तनिया किस राज्य का नृत्य प्रधान लोक नाटक है? बताएं, कीर्तनिया किस राज्य का नृत्य प्रधान लोक नाटक है? तो बिहार का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से बंगाल का है कीर्तनिया, लेकिन बिहार में भी होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सभी जनपदों के लोक नाट्यों पर विचार करने पर लोक नाट्य के कितने प्रकार मुख्य रूप से सामने आते हैं? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से लोक नाट्य का प्रकार है, लोक नाट्य देखें, लोक नाट्य नृत्य प्रधान होते हैं, संगीत प्रधान और स्वांग प्रधान, ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा प्राकृत नाटक का एक रूप माना जाता है? प्राकृत नाटक का एक रूप माना जाता है यक्षगान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किसमें स्त्रियां पुरुष का वेश धारण करके भाग लेती हैं? स्त्रियां पुरुष का वेश धारण करके भाग लेती हैं यक्षगान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यक्षगान का रंगमंच कैसा होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यक्षगान का जो रंगमंच होता है वो अर्धचंद्राकन होता है, अर्धचंद्राकार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भवाई कहाँ का लोक नाट्य है? भवाई जो है गुजरात का लोक नाट्य है। सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। विदेशिया किसका लिखा हुआ नाटक है? विदेशिया को लिखा किसने है? भिखारी ठाकुर ने लिखा है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है, विदेशिया नाटक बड़ा फेमस है, भिखारी ठाकुर ने लिखा है। विदेशिया की भाषा कैसी है? विदेशिया का भाषा जो है ये भोजपुरी में लिखा है इन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें किस नाते मतलब किस नाते में नवविवाहिता स्त्री की वियोगजन्य स्थिति का वर्णन होता है? इनमें से किस नाटक में? तो विदेशिया नाटक में जो है एक प्रकार से नवविवाहिता स्त्री की वियोगजन्य स्थिति का वर्णन है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भरत मुनि ने माता के कितने भेद किए हैं? भरत मुनि ने नाटक के भरत मुनि ने नाटक के 2 भेद किए हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भाण में कैसे चरित्र की प्रधानता होती है? तो धूर्त चरित्र की प्रधानता होती है। ठीक है, वैसे जो है चतुर या चालाक की होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है उसमें ऑप्शन में। तमाशा कहाँ का लोक नाटक है? बताएं, तमाशा कहाँ का लोक नाटक है भैया? तमाशा महाराष्ट्र का लोक नाटक है। सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। विदेशिया कहाँ का लोक नाटक है? विदेशिया बिहार और उत्तर प्रदेश का लोक नाटक है। सा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नौटंकी कहाँ का लोक नाट्य है? नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। रामलीला कहाँ का अत्यधिक लोकप्रिय नाटक है? रामलीला भी उत्तर प्रदेश का ही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पचरा जो है भारत की किस जाति का लोगों का गीत है? पचरा जो होता है दुयाद जाति के लोग गाते हैं, और ये एक प्रकार से देवताओं से संबंधित गीत है, माँ दुर्गा से रिलेटेड गीत है पचरा। अगला प्रश्न, कहरउआ के जाति के लोग गाते हैं? तो कुम्हार जाति के लोग यानी गोंड जाति के लोग कहरउआ गाते हैं। गोंड जाति के लोग मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में रहते हैं। अगला प्रश्न, बिरहा किस जाति के लोगों का प्रसिद्ध लोकगीत है? बताएं, बिरहा किस जाति के लोगों का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो अहिर जाति के लोगों का गीत है बिरहा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुरा किस हेतु गाया जाने वाला गीत है? बताएं, बहुरा किस हेतु गाया जाने वाला व्रत है? मतलब बहुरा किस हेतु किया जाने वाला व्रत है बहुरा? तो बहुरा एक व्रत है जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष के भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन होती है। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए ये बहुरा रखा जाता है। रासलीला का क्षेत्र कौन सा है? रासलीला ब्रज का क्षेत्र है। आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न 100% आएगा। कठपुतली वाला प्रश्न भी आएगा। भारत के किस भाग का मनोरंजन का साधन है? उत्तर भारत का। ठीक है, राजस्थान वगैरह में आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यात्रा कहाँ का लोक नाटक है? यात्रा बंगाल का लोक नाटक है। आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है भैया? प्रश्न आपका दिया हुआ है इनमें से, प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, इनमें से किस इतिहास ग्रंथ में खंड 16 का नाम हिंदी का लोक साहित्य नाम दिया गया? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किस इतिहास ग्रंथ में खंड 16 का नाम हिंदी हिंदी मतलब हिंदी का लोक साहित्य नाम दिया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, या फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, या फिर और आगे अगर आगे बढ़े आप तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर क्या होगा इसका। महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बताइए भैया। चले तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी साहित्य का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी का लोक साहित्य का संपादन किसने किया? हिंदी का लोक साहित्य का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन कृष्णदेव उपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हिंदी का लोक साहित्य में कितनी लोक भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 20 भाषाओं को स्थान दिया गया है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, लोक साहित्य की भूमिका 1984 में जो प्रकाशित हुई है, ये किसकी रचना है? तो कृष्णदेव उपाध्याय की है, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोक संस्कृति की रूपरेखा 1988 में जो प्रकाशित रचना है, ये किसकी पुस्तक है? तो लोक साहित्य की भूमिका 1984 में प्रकाशित हुई है कृष्णदेव उपाध्याय की, और कृष्णदेव उपाध्याय की रचना है जो है लोक संस्कृति की रूपरेखा 1988 में प्रकाशित हुई, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? 1998 में प्रकाशन हुआ, तो ये भी कृष्णदेव उपाध्याय की ही पुस्तक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है कृष्णदेव उपाध्याय। कृष्णदेव उपाध्याय संपादित गीतों के कुल कितने संग्रह हैं? तो 5 संग्रह हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित करवाया? तो भोजपुरी साहित्य का इतिहास इन्होंने 1978 में प्रकाशित करवाया था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अखिल भारतीय लोक संस्कृति का सम्मेलन कहाँ किया गया था? बताएं, अखिल भारतीय लोक संस्कृति का सम्मेलन कहाँ किया गया था? प्रयागराज में किया गया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय लोक संस्कृति का सम्मेलन का आयोजन जो था वो कब किया गया था? 1958 में किया गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? बताइएगा, लोक साहित्य किससे संबंधित होता है भैया? रचनाकार से, या नियम सिद्धांतों से, या साहित्य से, या फिर जो है जनपद के प्राचीन जीवन से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न आपका 100% परीक्षा में कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा भी गया है, और आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा भी जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बताएं, लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, जो है जनपद के प्राचीन जीवन से संबंधित होता है लोक साहित्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पिंगल शास्त्र क्या है? बताएं, पिंगल शास्त्र क्या है भैया? तो पिंगल शास्त्र जो है आपका क्या है? पिंगल शास्त्र एक भाषा है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोक साहित्य की रचना किसके द्वारा की जाती है? लोक साहित्य की रचना किसके द्वारा की जाती है? लोगों के समूह के द्वारा करी जाती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सच पूछा जाए तो कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर मध्य युग के संपूर्ण देसी भाषा के साहित्य को लोक साहित्य के अंतर्गत घसीट कर लाया जा सकता है, यह मत किसका है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में अभी आ चुका है 2024 वाले परीक्षा में, तो ये मत किसका है? ये मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन हिंदी साहित्य दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? बताएं, मध्यकालीन हिंदी साहित्य को दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? तो मध्यकालीन हिंदी साहित्य को दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल आप संत साहित्य इसको कह सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। सूरदास की बात की तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास की है। विद्यापति की रचना आप देखते हैं, कई विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। कबीरदास की रचना है बीजक, बीजक के 3 भाग हैं, साखी शबद रामायणी। अच्छा बताएं, झूलना क्या है? झूलना क्या है भैया? दोहा, शिष्ट गीत, लोक धुन है, या फिर छंद है? तो झूलना क्या है? झूलना एक लोक धुन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
शिष्ट साहित्य के उद्देश्य को बताते हुए यह किसने कहा कि काव्यम में से अर्थकृत्य व्यवहार विदे शिवे तरच्छतये। किसने कहा इस बात को किसने कहा था? आचार्य मम्मट। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मम्मट ने कहा था इसको। ठीक है, मम्मट जो हैं ये मतलब कि ये भारतीय काव्य शास्त्री हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। इन्होंने जो है शिष्ट साहित्य का उद्देश्य बताते हुए कहा है। ठीक है, इस चीज को आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोक साहित्य की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? लोक साहित्य की अभिव्यक्ति होती किसके द्वारा? किसी जनपदीय बोली के द्वारा, या लिख करके संकेतों के द्वारा, नाटकों के द्वारा। तो लोक साहित्य की जो अभिव्यक्ति होती है वो होती है किसी जनपदीय बोली के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोक के द्वारा, लोक के लिए, लोक का साहित्य ही लोक साहित्य कहलाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये बढ़िया प्रश्न है। देखिए, फोकलोर का अर्थ क्या होता है? फोकलोर अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है बताएं। लोक संस्कृति बोलते हैं फोकलोर को, या फिर लोक साहित्य बोलते हैं, या लोक नाट्य बोलते हैं, लोक गाथा बोलते हैं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो फोकलोर को क्या बोलते हैं भैया? फोकलोर को बोलते हैं लोक संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, लोक संस्कृति। अगला प्रश्न, सोफिया बर्न के मतानुसार लोक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? तो सोफिया बर्न के अनुसार लोक संस्कृति को दो भागों में बांटा, मतलब कि कितने, 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संस्कार का अर्थ है, संस्कार का अर्थ क्या होता है? संस्कार का अर्थ होता है पारिष्कार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संस्कार का मतलब क्या होता है? पारिष्कार होना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, शुद्ध परिशुद्ध होना, विशुद्ध। अगला प्रश्न है, संस्कृति किसी समूह के कार्य करने तथा विचार करने की समस्त रीतियों को मतलब रीतियों को क्या करती है? रीतियों को कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, अभी 2024 के 2-3 पेपर हुए हैं, मैंने साल भी करवाया है, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़े होंगे वो वीडियो। तो संस्कृति किसी समूह के कार्य करने तथा विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है बोगाडर्स ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लोक संस्कृति होती है कैसी? लोक संस्कृति जो होती है भैया, वो कैसी होती है? वो अपरिवर्तनशील होती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विदेशिया प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भिखारी ठाकुर का तमाशा किसकी रचना है? भिखारी ठाकुर का तमाशा ये किसने लिखा है? भिखारी ठाकुर का तमाशा किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, भोजपुरी जोन साहित्य के विद्वान कौन है? बताएं, भोजपुरी जोन साहित्य के विद्वान कौन हैं? देखिए, राहुल संकृत्यायन, कृष्णदेव उपाध्याय, उदय नारायण तिवारी, ये तीनों भोजपुरी जोन साहित्य के विद्वान हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोक भूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? लोक भूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो लोक भूषण पुरस्कार दिया जाता है हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भोजपुरी साहित्य के इतिहास को भोजपुरी भाषा में किसने लिखा है? बताएं, भोजपुरी साहित्य के इतिहास को भोजपुरी भाषा में किसने लिखा है? तो अर्जुन तिवारी जी ने लिखा है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ब्रज लोक साहित्य के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रज लोक साहित्य के लेखक है सत्येंद्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अवधि संहिता का विकास नामक कृति के लेखक कौन है? अवधि संहिता का विकास जो है रचना, इसको लिखा है बाबूराम सक्सेना ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अवधि साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? अवधि साहित्य के इतिहास के लेखक हैं त्रिभुवन शुक्ला जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से लोक गाथा की विशेषता है। लोक गाथा की विशेषता क्या है भैया? लोक गाथा की विशेषता इनमें से क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। लोक गाथा में देखें, अज्ञात रचयिता होता है लोक गाथा का, बिल्कुल ठीक है। मौखिक परंपरा का होता है ये। प्रामाणिक पाठ का अभाव भी होता है, यानी कमी होती प्रामाणिकता की। ये बिल्कुल सभी विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड या आल्हा के रचयिता कौन है? आलखंड या आल्हा के रचयिता है जगनिक। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। उल्टा जबाना किसका नाटक है? उल्टा जबाना किसका नाटक है? गोरखनाथ चौबे का नाटक है उल्टा जबाना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उल्टा जबाना एक कविता भी है, अरुण कमल की कविता है उल्टा जबाना नाम से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बाबा हो कवन जाना गड़ौआ छाई मोहिदेह भीजेला गोरा राजा के कूलर चादर तान ए। बताएं, ये किस संस्कार से संबंधित लोकगीत है? तो जनेऊ में ये गीत गाया जाता है। जनेऊ जब होती है, यज्ञोपवीत जब होता है, ठीक है, तब ये गीत गाया जाता है औरतों के द्वारा। क्या?
कि बाबा हो कवन जाना, गड़ौआ छाई मोहि देह, भीजेला गोरा राजा के कूलर, चादर तान ए। ये जनेऊ से संबंधित गीत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनमा के भाग जागल हो, ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ये एक प्रकार से क्या है, किस संस्कार का गीत है? तो ये सोहर गीत है। पुत्र जन्म के समय में ये गीत गाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है। खोरठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशन वर्ष बताएं। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। खोरठा साहित्य से को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, बताएं। खोरठा साहित्य, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। खोरठा साहित्य से रिलेटेड प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखें, खोरठा साहित्य को लेकर के प्रश्न है। खोरठा लोक साहित्य, खोरठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण का प्रकाशन, तो इसके जो है खोरठा लोक साहित्य का जो प्रकाशन हुआ है, कब हुआ है? 2004 इसका जो हुआ है प्रकाशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कर्म कथा को किस रूप में जाना जाता है? धर्म कथा के रूप में जानते कर्म कथा को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक बताएं। इसके प्रधान संपादक कौन है? तो इसके प्रधान संपादक हैं शिवनाथ प्रमाणिक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बताइएगा सभी लोग, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है भाई? बिल्कुल कृष्णदेव उपाध्याय जी हैं। 1957 में प्रकाशन हुआ था लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक का। लोक का अर्थ क्या होता है? लोक का अर्थ होता है किसमें, इनमें से क्या? संसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लोक साहित्य विज्ञान किसके द्वारा रचित पुस्तक है? लोक साहित्य विज्ञान जो है ये डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है ये। लोक साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। फोक लिटरेचर बोलते हैं लोक साहित्य को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध रचना विदेशिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये कौन है? भिखारी ठाकुर हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताएं। बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। देखें, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न है वाराणसी गोरखपुर, वाराणसी गोरखपुर और आरा के बीच में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसमें भोजपुरी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भोजपुरी शब्द निर्माण बिहार के किस जिला के आधार पर हुआ है? तो भोजपुरी शब्द का निर्माण जो हुआ है ये भोजपुर के नाम पर हुआ। किसके नाम पर? भोजपुर के नाम पर हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप लोग, आप में से जो छात्र छात्राएं एक प्रकार से चाहते हैं कि भाई हमको और पढ़ना या इस मतलब आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पेपर आपको साल मिलना चाहिए, तो आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल पर आपको तमाम प्रकार की वीडियोस मिल जाएंगी आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और आपके मतलब और तमाम प्रकार की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेगी। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाए, मतलब किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसकी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है अधिकाधिक और व्यवहारिक रूप से भोजपुरी हिंदी की एक क्या है? तो आधिकारिक रूप से, आधिकारिक और व्यवहारिक रूप से भोजपुरी हिंदी की क्या है? उपभाषा भी और बोली भी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों। वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा में कौन सी उपभाषाएं बोली हैं? वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा में मतलब कितनी उपभाषाएं बताई हैं? कितनी उपभाषाएं बताई हैं? 5 उपभाषाएं बताई हैं। ए मतलब पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और आपकी बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न, बिहार में कौन सी बोली बोली जाती है? बिहार में जो है 3 बोलियां, बिहारी हिंदी की 3 बोली हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अधोलिखित में से भोजपुरी का क्षेत्र इनमें से नहीं है। इलाहाबाद भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है भोजपुरी प्रधान, इलाहाबाद अवधि का क्षेत्र है। भोजपुरी प्रधान भाषा निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी प्रधान भाषा जो होती है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बिहार में, उत्तरी झारखंड में, इन सभी जगहों पर बोली जाती है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, विश्व में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है?
मतलब कितनी मान्यताएं प्राप्त भाषा है, तो लगभग 2796 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। वैसे तो भाषाओं की संख्या अगर बात की तो 7000 से अधिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, भाषा में अपमान मिलता है, किस भाषा में? फूहड़ भाषा से अपमान मिलता है, सी ऑप्शन बिल्कुल। भाषा क्या है? भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है, ए ऑप्शन। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 544 बोलियां हैं डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोक साहित्य को किसका दर्पण कहा जाता है? लोक साहित्य को किसका दर्पण कहते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। लोक साहित्य को किसका दर्पण कहते हैं? तो लोक साहित्य को समाज का, सामूहिक जीवन का और वर्ग और समूह का, इन सभी का दर्पण कहते हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? चित्रलिपि, चित्रात्मक लिपि। सिंधु सभ्यता के लोग चित्रात्मक लिपि का ही प्रयोग करते थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, चित्रात्मक लिपि। अगला प्रश्न, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो पाली प्राकृत भाषाएं जो विकसित हुई हैं ये वैदिक संस्कृत से विकसित हुई हैं। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। अगला प्रश्न, लोकगीत क्या है? लोकगीत जो है, जो गीत आदिकाल से चली आ रही वही लोकगीत होते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिहा गीत किस प्रकार का गीत है? तो बिहा गीत जो है ऋतु संबंधी गीत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। काम करने के समय में गाने वाला गीत, काम करते के समय में कौन सा गीत गाया जाता है? तो रोपनी गीत, जिसको आप श्रम गीत भी बोलते हैं, रोपनी गीत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लोकगीत किसे कहते हैं? लोकगीत किसे कहते हैं? बिहा गीत और करम गीत को लोकगीत कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला यानी ए बी दोनों। लोकगीत को किसकी संपत्ति माना जाता है? लोकगीत को पूरे समाज की संपत्ति माना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसे शिष्ट साहित्य की जननी माना जाता है? शिष्ट साहित्य की जननी जो है लोकगीत को ही माना जाता है, लोक साहित्य को शिष्ट साहित्य की जननी माना जाता है, क्योंकि शिष्ट लोक साहित्य से ही शिष्ट साहित्य की उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे लोक साहित्य ही जब एक प्रकार से वैज्ञानिकता को धारण करता है तो वो शिष्ट साहित्य बन जाता है। खोरठा लोक साहित्य किसकी रचना है? तो खोरठा लोक साहित्य श्याम सुंदर महतो की रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो गीत मौखिक परंपरा से आते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जो गीत मौखिक परंपरा से आते हैं उसी को लोकगीत कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? तो लोकगीतों की भाषा कैसी होती है भैया? लोकगीतों की जो भाषा होती है वो आम बोलचाल की भाषा होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोकगीत शास्त्रीय संगीत में किस अर्थ से भिन्न होते हैं, बताएं। लोकगीत जो होते हैं वो शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? सोच, ताजगी और प्राथमिकता में भिन्न होते हैं। सोच, ताजगी और प्राथमिकता में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, लोकगीत के लिए साधना की खेती क्यों नहीं की जाती है, ये बताएं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? तो लोकगीत के लिए साधना की खेती क्यों नहीं की जाती है? तो ये हमारे दैनिक जीवन में रचे बसे हैं इसीलिए नहीं की जाती, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, लोकगीत का वास्तविक संबंध किससे है? लोकगीतों का वास्तविक संबंध है गांव और देहातों से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बंगाल के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? बंगाल के प्रमुख लोकगीतों में बाउल हो गया, मथीटा सीत हो गया, ये सब हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सोनी महिवाल लोकगीत कहाँ का है? सोनी महिवाल लोकगीत जो है कहाँ का है भैया? सोनी महिवाल पंजाब का लोकगीत है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का लोकगीत क्या है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत कजरी जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ए ऑप्शन। विदेशिया गीत किस प्रकार के गीत है, बताएं। विदेशिया गीत किस प्रकार के गीत हैं? तो करुणा और बीरा के गीत है विदेशिया गीत, ठीक है। नवविवाहिता का गीत है विदेशिया। विदेशिया को भिखारी ठाकुर ने लिखा है, भोजपुरी के साहित्य मतलब भोजपुरी साहित्य के भारतेंदु, भोजपुरी साहित्य के जो है विलियम शेक्सपियर कहे जाते हैं ये, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकगीत जो होते हैं ये पूर्वी हिंदी में गाए जाते हैं, पूर्वी हिंदी मतलब कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? महिमा, कजरी, ढोला मारू रदूहा या बारह मासा? तो बारह मासा, कजरी तो उत्तर प्रदेश के ही हैं लोकगीत, ठीक है। ढोला मारू रदूहा ये राजस्थानी है।
लोकगीत। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से लोक कथाओं में भेद है? निम्नलिखित में से लोक कथाओं में भेद है। तो देखिए कई भेद है, उपदेशात्मक लोक कथा, सामाजिक, धार्मिक, ये सब भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोक कथाओं को निम्न में से कितने भागों में बांटा जाता है या कितने विवरणों में बांटा गया है लोक कथाओं को? तो उपदेशात्मक और धार्मिक कथाओं, मतलब उपदेशात्मक, धार्मिक कथाओं, सामाजिक कहानियाँ, प्रेम प्रधान कहानियाँ और जाति शैली पर आधारित कथाएं, इन तमाम प्रकार की जो है आधारों पर बांटा गया है। एक होता है उपदेशात्मक लोक कथा, एक होती धार्मिक लोक कथाएं, कुछ सामाजिक लोक कथाएं होती हैं, कुछ प्रेम प्रधान होती हैं लोक कथाएं, कुछ जाति शैली पर आधारित लोक कथाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऊपर तो सभी इसमें कर लेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, मतलब सही सुमेलित है इनमें से, बताएं कौन सा सही सुमेलित है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इनमें से सही सुमेलित है कौन सा सही सुमेलित है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? ओणम तमिलनाडु, या बिहू मणिपुर, या गणेश चतुर्थी? तो इनमें से जो सही सुमेलित है वो गणेश चतुर्थी सम्मिलित है महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये तो हो गया, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। ठीक है, ये आपका लगभग हो चुका है। ठीक है, ये हो गया है बिल्कुल। तो संस्कृति और समाज की सतही विशेषताओं को से कौन चिंतित है? तो ये सभी, ये भी हो गया आपका, ये पेज ही हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, ये प्रश्न आपका आ चुका है, ये प्रश्न आपका नहीं हुआ है। बताएं, इनमें से लोक साहित्य का लक्षण कौन सा नहीं है? इनमें से लोक साहित्य का लक्षण कौन सा नहीं है? लिखित परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विकसित होना, ये लोक साहित्य का लक्षण नहीं है, ये शिष्ट साहित्य के लक्षण है। शिष्ट साहित्य से भिन्नता होती है, आकृतिम भाषा होती है, सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति, बिल्कुल ये सब तीनों लक्षण हैं, जबकि ये लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, लोक साहित्य को आदिमानव की सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति किसने कहा है? लोक साहित्य को आदिमानव की सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति किसने कहा है? डॉक्टर शंकर लाल, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती, या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? तो लोक साहित्य को आदिमानव की सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति किसने कहा है? डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर ने लोक शब्द का अर्थ दिया है। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर ने लोक शब्द का अर्थ क्या दिया है? विश्व अथवा समाज से, या जन सामान्य या जन साधारण से, या दोनों से, या फिर कोई किसी से नहीं? तो डॉक्टर रविंद्र भ्रमर की अगर बात करें तो इन्होंने लोक शब्द के ये कई अर्थ, यानी विश्व, समाज, जन सामान्य, जन साधारण, इन सभी अर्थ दिए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य और समाज के अनुसार लोक की सीमा में कौन आते हैं? भारतीय समाज और समाज के अनुसार, भारतीय साहित्य और समाज के अनुसार लोक सीमा के अंतर्गत जो होते हैं वो कौन आते हैं? शिक्षित या अशिक्षित? तो अशिक्षित लोग जो होते हैं वो लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि लोक साहित्य के लोग उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आदिम मनोविज्ञान में मिथक यानी मालिनोवस्की से संबंधित है। मिथक से संबंधित है, बताएं आदिम मनोविज्ञान में मिथक से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो आदिम मनोविज्ञान में मिथक से संबंधित है लोक कथाओं या सांदर्भिक, मतलब सामाजिक संदर्भ, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लगभग सभी लोक कथाओं का माध्यम है, लगभग सभी लोक कथाओं का माध्यम होती है मौखिकता। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय लोक गीत कांग्रेस यानी IFC, भारतीय लोकगीत कॉन्फ्रेंस का 31वां सत्र आयोजित किया गया था कहाँ पर? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्जित है, वर्जित है, क्या वर्जित है भाई? लोक जीवन में विश्वास वर्जित नहीं है, सांस्कृतिक जीवन में अनुष्ठान भी वर्जित नहीं है, सामाजिक जीवन में रीति रिवाज भी वर्जित नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में क्या ना करें यही वर्जित है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लोकगीत सहायता केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय लोकगीत सहायता केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
इनमें से कौन भोजपुरी के कवि हैं, बताएं। इनमें से कौन भोजपुरी के कवि हैं भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भोजपुरी के कवि इनमें से कौन है, बताएं। इनमें से भोजपुरी कवि कौन है? त्रिलोकीनाथ उपाध्याय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखेंगे लोकोक्ति मिलकर के बना है। लोकोक्ति किससे मिलकर के बना है? लोग और उक्ति दोनों से मिलकर के बना है लोकोक्ति। तो लोग और उक्ति से मिलकर के बना है लोकोक्ति। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दोनों से मिलकर के बना है लोकोक्ति। ओके, अच्छा बताएं लोक गाथा में किसका वर्णन मतलब ज्यादा होता है? लोक गाथाओं में युद्ध का वर्णन ज्यादा किया जाता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा बताइए किसने कहा था कि लोक गीतों में जन जीवन की सच्ची झांकी निहित है? ये प्रश्न पूछा गया था। इसको किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये किसने कहा था कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है? ये कहा था डॉक्टर तेज नारायण लाल ने। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो ये दोनों प्रश्न ध्यान रखेंगे। क्या क्या? लोकगीतों में जन जीवन की सच्ची झांकी निहित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और दूसरा, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, लाल डॉक्टर तेज नारायण लाल ने कहा था कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है देवी देवताओं के आवाहन से संबंधित गीत है। देवी देवताओं के आवाहन से संबंधित गीत इनमें से कौन सा है? देखें, आल्हा देवी देवताओं के आवाहन का गीत नहीं है। कजरी, एक प्रकार से कजरी कब गाया जाता है? जब सावन का महीना होता है और झुलुआ पर बैठती हैं एक प्रकार से स्त्रियां, तो अपने पति की याद में कजरी गाती हैं। ठीक है, तो कजरी वो है। आल्हा होता है वीरता पूर्वक, यक्का मारे दुई गिर जावे तीसरा खूब खाए मर जाए। ठीक है, इस तरीके से कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये सब है आल्हा। ठीक है, तो आल्हा वीरता पूर्वक है। बिरहा जो होता है अहिर जाति के लोग गाते हैं, वीरता पूर्वक है। अहिरों में जो हुए हैं, जैसे रूसे उसे हुए हैं, तो उनके लिए गाया जाता है। ठीक है, तो और इसके अलावा और भी बिरहा अहिर जाति के लोग गाते हैं। देवी मतलब उसमें भी भगवान के बारे में गाया जाता है, हालांकि उसमें सुमिरनी गाते हैं। लेकिन देवी देवताओं के आवाहन से संबंधित गीत होता है पचरा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पचरा जो होता है देवी गीत होता है बेसिकली। वैसे देवी देवताओं का आवाहन इसमें सभी का कर लिया जाता है जब शुरुआत में कोई चीज होता है। ठीक है, कीर्तन उर्तन करने जब लोग आते हैं तो उसमें पचरा गाते हैं। अगला प्रश्न है मतलब काव्येषु नाटकम रम्यम उक्ति संबंधित है किससे? काव्येषु नाटकम रम्यम, ये नाटक से संबंधित उक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोक नाटकों की भाषा कैसी होती है? लोक नाटकों की भाषा स्वाभाविक होती है और लोक भाषा होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों। अगला प्रश्न, शिष्ट साहित्य के नाटकों के कितने तत्व होते हैं, बताएं। शिष्ट साहित्य के नाटकों के कितने तत्व होते हैं? तो 5 तत्व होते हैं शिष्ट साहित्य के नाटकों के। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिष्ट साहित्य का मतलब होता है जो आप लोग साहित्य अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो शिष्ट साहित्य था। शिष्ट साहित्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? शिष्ट साहित्य का मतलब जैसे कि जो आपका लिखा पढ़े, जैसे जो आपके जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो लिखा, आचार्य शुक्ल ने जो लिखा, ठीक है, ऐसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ये सब शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। इनमें से भिखारी ठाकुर का नाटक कौन सा है? देखिए, विधवा विलाप ये भिखारी ठाकुर का ही एक नाटक है। बलि वियोग भी इन्हीं का है और कलयुग बाहर ये भी भिखारी ठाकुर का ही नाटक है। डी ऑप्शन लगा देंगे ये सभी। अगला प्रश्न, इनमें से राहुल संकृत्यान का नाटक कौन सा है? देखिए, ढुनमुन नेता इन्हीं का है। नई की दुनिया और जोंक ये राहुल संकृत्यान के नाटक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अच्छा बताएं, बाबू कुंवर सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था? भोजपुरी से था। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बिरहा का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला और बिहार के कुछ पश्चिमी जिले बिरहा क्षेत्र से एक प्रकार से है। अच्छा बताइए, लोरिकायन का संबंध किससे है? लोक साहित्य से है लोरिकायन का संबंध। ठीक है, लोक महाकाव्य है लोरिकायन। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है? लोकोक्तियों से रिलेटेड है प्रश्न, मुहावरा और लोकोक्ति से प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, अर्थ वाली कहावत इनमें से कौन सी होगी, बताएं। तो इनमें से वो अर्थ वाली कहावत, देखें, सांप निकल गया लकीर पीटते रहना, ये एक प्रकार से नहीं होगा।
पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना ये होता है कि कार्य करने के बाद में उसके बारे में जांच करना कि भाई हमने तो ये कर दिया, तो पानी पी करके फिर जात पूछो। क्योंकि पहले जो लोग होते थे, तो जो हरिजन लोग होते हैं उनके यहाँ पानी वानी जैसे जो चमड़े वगैरह काम करते थे, उनके यहाँ जो बड़ी जाति के लोग होते थे पानी नहीं पीते थे। हालांकि अब ये संभावना मतलब जो अछूत मानते थे उनको, लेकिन अब जब से अ, अनुच्छेद 17 एक प्रकार से आया, अस्पृश्यता का अंत हुआ है और सभी लोग बराबर हो गए हैं, और बिल्कुल चाहिए कि सभी लोग आगे चल करके बराबर होकर के सभी एक दूसरे के यहाँ पानी पिए, अगर साफ सफाई से मिल रहा है तो ठीक है। तो इस कहावत का अर्थ है कार्य करने के बाद में उसके बारे में जांच करना, इसी होते पानी पी करके जात पूछना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत, ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत, तो ये एक प्रकार से ये आपका होता है कि भाई जब आपका चिड़िया चुन गई खेत, तब आप एक प्रकार से पछता रहे हो कि हम अगर खेत रखाए होते तो हो जाता, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये उसका नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर था। अगला प्रश्न, ना अंधे को न्योते, ना अंधे को न्योतो, ना दो जने आते। ना अंधे को न्योते मतलब कि न्योते ना दो जने आते, ये लोकोक्ति है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ना ऐसा कार्य करते ना ही मुसीबत खड़ी होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का क्या अर्थ है? आग लगने पर कुआं खोदना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है भैया? तो आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट पर घबराना नहीं, हाव भाव भूलना नहीं, आपत्ति आने पर बचाव हेतु प्रयत्न करना। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब कि जब आपत्ति अचानक से आ जाती है, तब लोग भागते हैं इधर उधर, कुछ सूझता उझता नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब होगा आपत्ति आने पर घर बचाव हेतु प्रयत्न करना, मतलब आपत्ति आने पर बचाव हेतु प्रयत्न करना। अगला प्रश्न है, आंखों से खून उतरना, मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध होना, अत्यधिक क्रोधित होना। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब क्या होता है? अटका बनिया देत उधार, ये लोकोक्ति है। अटका बनिया देत उधार, इसका अर्थ क्या है? मजबूरी में दबना ही पड़ता है, ये होता है अटका बनिया देत उधार। अच्छा, एक कहावत और भी बड़ी फेमस है इसको लेकर के कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो है, ये कहावत, ये मजबूरी में दबना ही पड़ता है, इसके इसके लिए फेमस है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, नाम के अनुरूप कार्य ना करना, इस अर्थ को प्रकट करने वाली कहावत कौन सी हो सकती है? ऊंची दुकान फीका पकवान, बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना नहीं, हाथ दिखा देना नहीं, चालाकी करना नहीं, साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? ठेंगा दिखा देना, साफ इनकार कर देना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अन्न जल उठना मुहावरे का क्या अर्थ है? अन्न जल उठना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? छोड़कर जाना नहीं, उपवास करना, अन्न जल ना होना नहीं, मृत्यु हो जाना या मृत्यु होना अन्न जल का उठना कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, एक हांडी में दो रंगों का पानी, ये पहेली का उत्तर क्या होगा? एक हांडी में दो रंगों का पानी, इस पहेली का उत्तर होगा अंडा। अंडा में आप देखते हैं एक हांडी में दो रंगों का पानी होता है अंडे में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये पहेली है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, संपत्ति के सभी सगे होते हैं, इसके अर्थ को प्रकट करने वाली कहावत कौन सी है? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, या कंगाली में आटा गीला होना, या संपत्ति में सभी दोस्त बन जाते हैं, या चांदी देखे चांद ना सुख देने व्यवहार। बताएं। तो संपत्ति में सभी सगे होते हैं, इसमें क्या होता है? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये एक प्रकार से बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया जो होता है, ये एक प्रकार से एक कहावत है, ठीक है। इसका मतलब तो संपत्ति के सभी सगे होते हैं, ठीक है। संपत्ति में सभी लोग सगे होते हैं, यानी जब आपके पास 10 रुपया रखा होगा आपकी जेब में, तो 4 आदमी आपसे हालचाल पूछिए, नहीं तो बस ना पूछिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कूद कूद मछली बगुले को खाए। बगुला जो होता है वो एक प्रकार से पानी में होता है और मछली का शिकार करता है, तो कूद कूद मछली बगुले को खाए, ये कहावत है। मतलब विपरीत कार्य करने को बोलते हैं, क्योंकि मछली कूद कूद कर बगुले को थोड़ी खाएगी, बगुला खाएगा मछली को ना। तो ये उल्टा कहावत है कि कूद कूद मछली बगुले को खाए, ठीक है। तो ये कहावत का अर्थ क्या होता है? इस कहावत का मतलब होता है विपरीत कार्य करना, ठीक है, विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, सदा समान रहना, इस अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है? सामन हरे न भादों सुखे, इसको होते मतलब सदा हरे भरे ना,
सावन हरे न भादो सुखे, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी लोकोक्तियों के बारे में भी जान लिया। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद मतलब बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा ये बताएं, एक मैं आपको पहेली बोलता हूँ, उस पहेली का उत्तर बताओ। सात चराई सात रंग और डारे बैठिन को एक रंग। सात चराई सात रंग, डारे बैठिन को एक रंग। इस पहेली का उत्तर क्या होगा? इंद्रधनुष। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इंद्रधनुष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लोकोक्ति शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है। और भी अब की बार जो है आपकी तैयारी विधिवत तरीके से मैंने करवाई है। मतलब तमाम मॉडल पेपर आपको मिल गए होंगे ऑब्जेक्टिव के, तो एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए अब की बार। ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।